अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कैसे पाकिस्तान और डिफरेंट पुअर कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उनके पॉलिटिशियंस किस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पॉलिटिशियन ने या आपके लीडर ने आके स्टेज पे जो खुशखबरी सुनाई है कि उनको $3 बिलियन का लोन IMF से और मिल गया। ये एक्चुअली 83,000 करोड़ बनते हैं, 83,000 करोड़। और ये लोन सिर्फ छोटी सी एक इंस्टॉलमेंट है उस लोन की जो 60-70 साल से आपकी कंट्री 6-6 महीने बाद लेती आ रही है। और जैसे लोगों को ये नहीं पता चलता कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते कितने हैं, वैसे ही लोगों को ये भी नहीं पता कि ये बड़े बड़े जाइंट्स जो हज़ारों करोड़ का लोन देते ही जा रहे हैं, ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये हैं कौन, ये आए कहाँ से और ये इतना लोन देते क्यों जा रहे हैं? क्यों ये ऐसी कंट्रीज़ को इतना लोन देते जा रहे हैं जो शायद इनको कभी वापस भी नहीं मिलेगा? कौन है IMF, कौन है वर्ल्ड बैंक? आइए समझते हैं। IMF को समझने से पहले कुछ खास क्वेश्चन जो हर किसी के जहन में होते हैं कि IMF है कौन, इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है, ये पैसा देने वाली कंट्रीज या लोग हैं कौन, IMF की हिस्ट्री क्या है, इसको बनाया कैसे गया, इनका मकसद क्या है और इनका मफाद, इनका फ़ायदा क्या है इतना पैसा देने में। लोन देने वालों को लोन देने का क्या फ़ायदा है और लोन लेने वाली कंट्रीज़ को लोन लेने के कितने नुकसान आते हैं। क्यों पाकिस्तान को ये लोन बार बार नहीं लेना चाहिए और अपने लिए कोई और तरीका ढूंढ लेना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. IMF, जिसका पूरा मतलब बनता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल ट्रबल में फंसी हुई कंट्रीज को पैसा लोन पे देते हैं ताकि वो इस लोन को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर सके, अपने हालात बेहतर कर सके। और जब वो कंट्री अपने हालात बेहतर कर ले तो ये पैसा उनको IMF को वापस करना होता है और फिर इसी पैसे को उठा के किसी और कंट्री को दे दिया जाता है और इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है। IMF को स्टार्ट किया गया था 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ताकि दुनिया को दोबारा 1930 जैसे ग्रेट डिप्रेशन का सामना ना करना पड़े। 1930 का ग्रेट डिप्रेशन वो टाइम था जब दुनिया की हर कंट्री को फाइनेंशियल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना था। हद से ज़्यादा गुर्बत हो चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा होमलेस लोग उस टाइम पाए जाते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इतनी नहीं थी क्योंकि खादे या बीज खरीदने के भी पैसे मुल्कों के पास नहीं थे। बैंक्स खुद बैंकरप्ट हो चुके थे, यानी कि बैंकिंग सिस्टम तक मुल्कों के कोलैप्स हो चुके थे और लोगों के पास खाने तक को पैसा नहीं था। And with hundreds of thousands of unemployed, the number of people on welfare just skyrocketed. The city was nearly bankrupt. और ये ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 1930 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, लेकिन इसकी शुरुआत 1920 में तब हो चुकी थी जब लोग बहुत सारा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। 1920 में लोगों को जल्दी जल्दी पैसा कमाना था, इसके लिए वो बहुत सारा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और ये ज़्यादातर पैसा लोन किसी बैंक से या किसी, और ये सारा का सारा पैसा किसी बैंक या किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोन दे सकती है वहाँ से लोन लिया होता था और इसी पैसे को इन्वेस्ट बार बार किया जा रहा था। और ये प्रोसेस तकरीबन 8 से 9 साल चलता रहा। किसी को प्रॉफिट हुआ, किसी को लॉस हुआ, लेकिन लोगों ने अच्छा पैसा भी कमाया। लेकिन 1929 में मार्केट क्रैश होने लगी, स्टॉक्स के प्राइसेस थोड़े थोड़े नीचे आना शुरू हुए। अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लोगों के पास जितना पैसा था वो लोन का था, जिसकी वजह से उनमें पैनिक क्रिएट हो गया और लोगों ने बहुत ही स्पीड में अपने स्टॉक्स सेल करना शुरू कर दिए। और स्टॉक सेल करने से क्या होता है इससे तो सब वाकिफ़ है। और जैसे ही लोगों ने अपने मैक्सिमम स्टॉक सेल करना शुरू किए, मार्केट क्रैश कर गई और जो नुकसान लोगों को स्लोली हो रहा था वो बहुत तेज़ी से होने लगा। अब लोग अपने लोन लिए हुए पैसे पे बहुत सारा नुकसान कर चुके थे और इसको उन्हें पूरा करना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सेविंग्स, जो पैसा उन्होंने कई सालों में सेव कर रखा था बैंक्स में, उसको विड्रॉ करवाने के लिए बैंक्स का रुख किया। और जब बहुत से लोग
बैंकों की तरफ अपना पैसा निकलवाने गए तो वहाँ पे एक और बैड न्यूज़ उनका वेट कर रही थी, क्योंकि एक टाइम पे बैंक के पास इतना पैसा लोगों को देने के लिए नहीं होता। चाहे वो लोगों का ही पैसा है, लेकिन वो आगे कहीं ना कहीं बैंक्स ने इन्वेस्ट किया होता है, वो एक रोटेशन में चल रहा होता है, और यहाँ से बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स कर गया। सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए मजीद पैसे बनाना बंद कर दिए। अब मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी और पैसा कम था। सेंट्रल बैंक की तरफ से नोट बन नहीं रहे थे और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी फसलों के लिए बीज या खाद खरीद सकें, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का चक्कर चल रहा था वो भी बंद होना शुरू हो गया। और कैश फ्लो जो कंट्रीज़ के दरमियान चलता रहता है, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहती है, स्टेबल रहती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करना शुरू हो गए। As people had less to spend and trade slowed, more factories closed in one country after another. It seemed unstoppable forces were at work, which individual governments were powerless to control. अब यूएस की स्टॉक मार्केट से स्टार्ट होने वाला ये ग्रेट डिप्रेशन तकरीबन दुनिया की हर कंट्री में फैल चुका था, और इस ग्रेट डिप्रेशन ने एट लास्ट जाके असेंबलीज और पॉलिटिकल लीडर्स के भी दरवाज़ों पर दस्तखत दे दी। पॉलिटिशियंस ने, लीडर्स ने बहुत से पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। कितने भी प्रोजेक्ट्स बना लिए जाते, सबको उसमें राज़ी नहीं किया जा सकता था, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी वर्ल्ड वार 2 के स्टार्ट होने की। वर्ल्ड वार 2 चलता रहा, दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ अपनी कोलैप्स्ड इकोनॉमिक कंडीशन के साथ ही चलते रहे, लेकिन जब 1945 में वर्ल्ड वार एंड हुआ और दुनिया थोड़ी सी अपने होश में आई, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ठीक थी, उन्होंने आपस में सर जोड़ लिए और फैसला किया कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो फाइनेंशियल ट्रबल में फंसे हुए कंट्रीज़ की लोन से हेल्प करे, और दोबारा ऐसा ग्रेट डिप्रेशन जैसा टाइम किसी भी कंट्री को, किसी भी दुनिया की इकोनॉमी को फेस ना करना पड़े। और 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज करवाया, और यहीं से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बुनियाद रखी गई। ऐसे इदारे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई ताकि दुनिया में दोबारा किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की ग्रेट डिप्रेशन जैसी, जब स्टॉक्स मार्केट गिर गई थी और पूरी दुनिया उसी लूप में आके इफेक्ट होना शुरू हो गई थी, दोबारा ऐसी कंडीशन से बचने के लिए इन इदारों को बनाया गया ताकि फाइनेंशियल ट्रबल में फंसी हुई कंट्रीज की लोन से हेल्प की जा सके। आज आईएमएफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, आईएलओ, ये सब भी इसी सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और यूएन ही इसके सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है। और आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना हो या वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अपॉइंट करना हो, ये काम भी यूनाइटेड नेशंस ही करता है। इन शॉर्ट, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये इंडिपेंडेंटली काम तो करते हैं, लेकिन एट लास्ट इनको यूनाइटेड नेशंस को ही रिपोर्ट करना पड़ता है। आज आईएमएफ की 190 कंट्रीज मेंबर है। स्टार्टिंग में ये नंबर काफ़ी कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज जुड़ती गई और ये नंबर 190 तक बढ़ चुका है। हर एक मेंबर कंट्री को उसका एक कोटा असाइन किया जाता है कि कौन सी कंट्री कितना फंड रेज करेगी, कितना हिस्सा डालेगी आईएमएफ का फंड रेज करने के लिए, जिनमें मेजर शेयर होल्डर यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस और यूके है। कौन सी कंट्री आईएमएफ को लोन देने के लिए कितना फंड देगी, ये डिपेंड करता है उस कंट्री की कंडीशन पे। जितनी बड़ी कंट्री या जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन, उस हिसाब से वो कंट्री फंड देती है आईएमएफ को, जिसमें सबसे पहले नंबर आ जाता है यूएसए का, और उसके बाद जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के नंबर आ जाते हैं। यूएसए इस टाइम 16.5% का मेजर शेयर होल्डर है आईएमएफ के फंड रेजिंग में, यानी कि जितनी बड़ी कंट्री उतना बड़ा शेयर। लेकिन ये शेयर कोई भी कंट्री अपने ऊपर बर्डन समझ के कभी नहीं देते, ये खुश होकर इस फंड को आईएमएफ के हवाले कर देते हैं, क्योंकि मेजर फंड रेजर की वोटिंग पावर सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा उसकी सुनी जाती है। दुनिया में कोई भी डिसीजंस लेने हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली बात होगी वो उस कंट्री की होगी जिसने सबसे ज़्यादा फंड आईएमएफ को दिया होगा। और यूएसए सबसे ज़्यादा फंड रेज करता है आईएमएफ के लिए, तो सबसे ज़्यादा सुनी भी यूएसए की जाती है। और फिर लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस यूएसए के इशारों पर चलता है। आपको किसने रोका? आप भी चल लें, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मेजर शेयर होल्डर बन जाएं और दुनिया आपकी भी सुनना शुरू कर देगी। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं और बात को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं।
ये 190 कंट्रीज मिलके जो फंड रेज करती हैं वो तकरीबन रिसेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक 650 बिलियन डॉलर बनता है। ये फिगर ऊपर नीचे होता रहता है कि किस टाइम इसमें से कितने पैसे किस कंट्री को लोन के तौर पे दे दिए गए और कितने वापस आ गए, उसके हिसाब से ये फिगर ऊपर नीचे चलता ही रहता है। अब बात आती है लोन देने और लेने की। जब भी कोई कंट्री IMF के पास जाती है कि हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए लोन की ज़रूरत है, तो IMF की तरफ से एक टीम उस कंट्री का विज़िट करती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन चेक करती है। जैसे पाकिस्तान में भी रिसेंटली आपने सुना होगा कि IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, उसकी टीम आई हुई है, वो यही चेक करने आते हैं कि इस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इसमें किस किस्म की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इसको हमें कितना लोन देना चाहिए। IMF जज करता है कि प्रीवियसली इस कंट्री ने कितना लोन ले रखा है, इसकी जो गवर्नमेंट है उसकी स्पेंडिंग्स कितनी है, कितना पैसा ये अपने ऊपर खर्च रहे हैं, कितना पैसा गवर्नमेंट की अपनी याशियों पे लग रहा है, या जैसा कि आपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स तो गवर्नमेंट ऑफिसर के देखे ही हुए। और फिर लोन देने से पहले IMF की तरफ से शर्तें रखी जाती हैं कि लोन तब मिलेगा जब आप अपने हालात भी सीधे करना शुरू होंगे, यानी कि जो अयाशियाँ आपकी कंट्री में शुरू हैं, जो खर्चे आपने बढ़ा रखे हैं, उनको कट ऑफ करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं मेडिकल और एजुकेशन तक पे कि मेडिकल के लिए या एजुकेशन के लिए भी जो फंड्स आपने दे रखे हैं उनको भी कट ऑफ कर दिया जाए। और पाकिस्तान जैसी कंट्री में कितना खर्चा गवर्नमेंट मेडिकल या एजुकेशन या किसी भी सब्सिडी पे कर रही है या अपने ऊपर कर रही है, इस सब से तो सारे ही वाकिफ़ हैं। बाकी बात की बात है कि कितना पैसा गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे लगा दिया, मेडिसिन पे लगा दिया, कितना पैसा लोगों को सब्सिडी में दे दिया ताकि इन्फ्लेशन कम रहे, कितनी इंडस्ट्री लगा दी, कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी, ये सारी बात की बातें हैं। सबसे पहले IMF की डिमांड होती है, IMF रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ के खर्चे कम करे, लेकिन इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बजाय आम लोगों पे आना शुरू हो जाता है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, आपके टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, सब्सिडी जो पहले ही नहीं मिल रही अगर कहीं पे मिल भी रही है वो भी ख़त्म कर दी जाती है। खैर, सबसे पहले IMF की तरफ से ये सारी शर्तें रखी जाती हैं, फिर IMF लोन पास करता है और डिपेंड करता है कि इस कंट्री की कंडीशन को ठीक करने के लिए कितना लोन चाहिए, और उसको इकट्ठा भी नहीं देता, उसको दिया जाता है इंस्टॉलमेंट्स में कि इतना यूटिलाइज़ करें, इससे अपने हालात बेहतर करें, फिर आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ डिपेंड करता है कि प्रीवियसली इस कंट्री ने कितना लोन ले रखा है। वैसे तो जो IMF का लोन है ये बगैर इंटरेस्ट के दिया जाता है जिन कंट्रीज़ की कंडीशन ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रबल में ऑलरेडी फंसे हैं, और इसको बनाने का मकसद था कि कंट्रीज़ को इकोनॉमिक कंडीशन से, फाइनेंशियल कंडीशन से निकाला जाए। इसलिए 0% इंटरेस्ट लिया जाता है, यानी कि जितने पैसे लोन के तौर पे IMF किसी कंट्री को देगा उतने ही वापस लेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसी सिचुएशन में जहाँ पे 1950 से लेके अभी तक 20 बेल आउट पैकेज ले चुके हैं, इसमें रिसेंटली 2023 वाला बेल आउट पैकेज इंक्लूड नहीं है। टोटल मिला के 223 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ले चुका है, जो कि 63 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 बिलियन डॉलर 83,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब आप सोच लें कि 223 बिलियन डॉलर कितने बनते हैं जो पाकिस्तान ने वापस करने हैं। फिर इस कंडीशन को देखते हुए IMF जब भी लोन की कोई इंस्टॉलमेंट देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, जो ज़्यादातर 1.5 से लेके 4% के दरमियान रहता है कि अगर आपने 3 बिलियन डॉलर वापस करना है तो उसके ऊपर 1.5 से लेके 5% तक इंटरेस्ट रेट भी वापस करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री ये लोन वापस ना कर पाए, क्या होता है कि अगर IMF की दी हुई टाइम लिमिट ख़त्म हो जाए कि इतनी देर में आपने ये लोन वापस करना है विदाउट इंटरेस्ट या विद इंटरेस्ट, वो भी ना कर पाएँ, तो उसके बाद इस कंट्री के साथ क्या होता है? क्योंकि IMF ने ये लोन दिया था उस कंट्री को अपनी कंडीशन सुधारने के लिए, लेकिन इस कंट्री ने ना अपने खर्चे कम किए, ना इससे कोई इंडस्ट्री लगाई, ना इससे कोई रिफॉर्म्स की, और अब उनके पास वो पैसा भी नहीं है जो उन्होंने कमाना था इस पैसे को इस्तेमाल करके, बल्कि जो पैसा उन लोन में लिया वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन IMF को ना चाहते हुए भी पैसा तो वापस लेना है, तो उसके लिए वो लगाता है रिस्ट्रिक्शन। फिर आपके कंट्री में आती है इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं, डॉलर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जो भी रुपया या आपकी कंट्री की वर्थ है रुपए की या जो भी करेंसी की वर्थ है वो लो होना शुरू हो जाती है। और जब इन सब से भी बात नहीं बनती तो फिर कंट्री जाती है डिफ़ॉल्ट की तरफ, और
आईएमएफ को ना चाहते हुए भी इस कंट्री के जो गवर्नमेंट के असासे हैं, यानी कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है, जैसे वहाँ का रेलवे सिस्टम है, वहाँ की एयरलाइंस हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ऑन कोई इंडस्ट्री है, जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल है, अगर ये लॉस में ना होती तो शायद आईएमएफ इसको भी डिटेन कर चुका होता। यहाँ तक कि इस पैसे को पूरा करने के लिए वो आपसे आपके न्यूक्लियर सिस्टम तक की डिमांड करते हैं कि ये रखवा दो और चाहे और पैसा ले लो। तो ये था आईएमएफ का सारा सिस्टम कि आईएमएफ कब बना, कैसे काम करता है, क्यों किसी कंट्री को आईएमएफ से लोन लेना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि अब सबको आसान अल्फाज में समझ आ गई होगी कि आईएमएफ का सिस्टम कैसे काम करता है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अभी मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।